स्टोक्स लॉ भी एक विस्कोसिटी से रिलेटेड एक लॉ है। इसमें बोलता है व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद इट। ठीक है, जैसे ठीक है बॉडी ये फ्लूइड है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया तो ये क्या करता है, जिस भी लेयर पर ये फ्लूइड नीचे गिरा है, टॉप मोस्ट लेयर पे मान लो गिरा है, तो वो उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, इस टॉप मोस्ट लेयर को। ठीक है, a relative motion between different layer of the fluids is set and as a result the body experiences a retarding force। ठीक है, अब हुआ क्या कि फ्लूइड था, ठीक है, ये यहाँ तक भरा था मान लो, इसमें सारे लेयर्स को मैंने मतलब दिखा दिया है, ये टॉप मोस्ट लेयर है। बॉडी जब नीचे आई तो ये इसने क्या किया, इस बॉडी ने इसके टॉप मोस्ट लेयर को, जो ऊपर वाला जो लेयर है, इसको नीचे की तरफ पुश किया। तो जो इसके जस्ट ऊपर वाला है ये उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन रहे, तो ये उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो बॉडी है ये तो इसके साथ में अब आ चुका है, ये टॉप मोस्ट लेयर के साथ में आ चुका है। अब बॉटम वाला जो लेयर है ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो इसका मतलब इस बॉडी पे भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे नीचे नीचे लेयर्स में जाता जाएगा तो जो जिस लेयर के टच में ये है उससे जस्ट नीचे वाला लेयर इसको ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, बिकॉज दैट नीचे वाला लेयर विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन इटसेल्फ एंड द अपर लेयर जिस पर ये बॉडी एक्चुअली में है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक कौन सा फोर्स लगेगा, एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, दिस फोर्स विल बी रिटार्डिंग फोर्स। दिस फोर्स विल बी रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे हैं ये रिटार्डिंग फोर्स के, जैसे कि रेन ड्रॉप जो गिरता है उस पर भी रिटार्डिंग फोर्स, गैस जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी एक फ्लूइड टाइप का है, उसमें भी एटमॉस्फेरिक गैसेज जितने हैं वो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो भी एटमॉस्फेयर भी उस रेन ड्रॉप पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। ठीक है, उसके बाद स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम बॉब, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स मोशन। इट इज सीन दैट द विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जिस वेलोसिटी से ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ जा रहा था, तो विस्कस फोर्स जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इट इज़ अपोजिंग द मोशन। जो तुम्हारा मोशन है, ठीक है, मोशन नीचे की तरफ है, तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन इज डायरेक्शन इसका क्या है, अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। मोशन अगर नीचे की डायरेक्शन में था, ठीक है, तो उसको अपोज कर रहा है ये। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ अपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर ये इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके ले जा रहा है तो जो रिटार्डिंग फोर्स है ये ऊपर की तरफ जाएगा, अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, द अदर क्वांटिटीज ऑन विच द फोर्स डिपेंड्स आर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका ये बॉडी इस टाइप का ना हो करके ये स्फेरिकल है मान लो, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जो स्फेरिकल बॉडी जिसको आप गिरा रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। इट कैन बी सीन, ठीक है, रेडियस ऑफ द ए ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करेगा और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर ये इस टाइप का बॉडी है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है और इसकी रेडियस जो है ए है, ए जो रेडियस है, ठीक है, तो जो रिटार्डिंग फोर्स है, और एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, इस पे ये रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि ए है जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड कर रहा था, जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है उस पर भी डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो स्टोक्स ने एक फार्मूला निकाला था, उसने कहा था कि जो ड्रैग फोर्स है, जो रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो 6 पाई नीटा AV के बराबर है। ठीक है, तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पे, रेडियस ऑफ स्फीयर पे और फ्लूइड पे। तो ये F इज़ प्रोपोर्शनल टू ईटा A और V। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना आया था, 6 पाई के बराबर आया था, तो 6 पाई नीटा AV, वेयर वी नो what everything means. A means the radius of the sphere which is immersed, eta means the coefficient of viscosity of the fluid, and V is the velocity with which the sphere or the body is getting down inside the fluid. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब इसमें स्टोक्स लॉ को हम लोग डिराइव नहीं करेंगे,
ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है एक रिटार्डिंग फोर्स का, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जनरली आज तक हम लोग देखते थे कि फोर्स जो है न्यूटन मैकेनिक्स में इस प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता था। फोर्स का ये होता था फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन इस केस में फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और ये कौन सा फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स ऑन बॉडी बाय द फ्लूइड, बाय फ्लूइड, और दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनसाइड फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनसाइड फ्लूइड, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। जनरली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बट दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड नॉट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो वी कैन स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम व्हेन वी कंसिडर। अब ये देखते हैं विस्कस मीडियम, जैसे कि हम रेन ड्रॉप्स की बात कर लें ज़रा। अब रेन ड्रॉप्स जो हैं, ठीक है, मान लो स्फेरिकल समझ लो रेन ड्रॉप्स को, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये सारे के सारे, और यहाँ पे फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? एयर है। फ्लूइड क्या है? एयर है। और ये क्या है? रेन ड्रॉप्स हैं। अब आप इमेजिन कर गए होंगे ऊपर में बादल बादल होंगे जहाँ से रेन ड्रॉप्स निकल रहे हैं, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं ठीक है। एज एक्सेलरेट्स इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब रेन ड्रॉप जब गिरते हैं, मतलब बादल से जब रेन ड्रॉप्स बेसिकली गिर रहे होते हैं, ये आपका बादल है, क्लाउड्स है, और यहाँ से जब रेन ड्रॉप जब नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो इनिशियली एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है तो रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ेगा। देखो रेन ड्रॉप्स की पहली इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। फिर धीरे धीरे एज इट एक्सेलरेट्स, रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, एक्सेलरेट्स करेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी, या जो कि है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी था, उसके वजह से एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर बॉडी की वेलोसिटी जो कि ये स्फीयर है, ये स्फेरिकल बॉडी समझ लो रेन ड्रॉप्स को, ठीक है। तो ये स्फेरिकल बॉडी की फ्लूइड के अंदर जो कि एयर है उसके अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इस पे जो फोर्स है स्टोक्स लॉ का, रिटार्डिंग फोर्स, जो कि 6π/νAV है, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? 6π/νAV, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? Gmg, अगर इसका मास m है तो, ठीक है। इनिशियली क्या है, इसकी वेलोसिटी ना के बराबर, 0 के बराबर होती है। जब ये ड्रॉप हो रहा होता है तो सारा का सारा फोर्स इसको नीचे की तरफ पुल करता है, तो एक्सेलरेट करते रहता है। अब जब ये एक्सेलरेट करते रहता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे बढ़ेगी तो ये फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो एट वन पॉइंट वेलोसिटी इंक्रीजेस सो मच दैट 6π/νAV, दिस बिकम्स इक्वल टू mg, दैट इज नेट फोर्स। अब प्लस बाय एंड फोर्स भी होगा, कुछ बाय एंड फोर्स भी होगा जो बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस कर लेंगे। सो नो नेट एफ एक्सटर्नल नाउ ऑन द बॉडी ऑन रेन ड्रॉप्स, ठीक है। जो जितना भी टोटल है, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर लिए हैं एक दूसरे को। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन नेट कितना हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 हो गया ना। जितना नीचे की ग्रेविटी के फोर्स था उसको ये ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है, बाय एंड फोर्स प्लस ये रिटार्डिंग फोर्स फ्लूइड वाला, स्टोक्स लॉ वाला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दिस मीन्स जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सी वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज मैक्सिमम
possible velocity with which raindrops move in air, with which raindrops come down after attaining this velocity. ठीक है, अब फर्दर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो अब फिक्स वेलोसिटी से ये मूव करेगा। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी एक बार धीरे धीरे क्या था, ऊपर में रेन ड्रॉप्स क्या कर रहे थे, पहले रेन ड्रॉप्स की स्पीड 0 थी, फिर धीरे धीरे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा था तो इनकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये फोर्स प्लस बाइंड फोर्स अब ये ग्रेविटी को बैलेंस कर लेंगे, तब अब नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उस मोमेंट पर जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो जितनी वेलोसिटी थी, अब रेन ड्रॉप नीचे अर्थ पर जब आएगी तो उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आएगी। अब उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ठीक है, तो वो उस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दिस रिमेन्स फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड हो जाएगा यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। So finally, when the viscous force plus the band force comes equal to the force due to gravity, the net force becomes 0 and so does the acceleration. अब acceleration 0 हो चुका है। ठीक है, तो the sphere then descends with a constant velocity, thus in equilibrium the terminal velocity is given by, अब ये terminal velocity यही है जिसको हम लोग vt बोलते थे। अब इस terminal velocity का फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का, जो स्टोक्स लॉ से डिराइव किया गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आता है, 6 पाई ईटा ए वी की जगह वी टर्मिनल वेलोसिटी लगा दो तो ये आता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो स्फेरिकल बॉडी है, रेन ड्रॉप है, 4π/3 ए क्यूब, जहाँ पर ए उसका रेडियस था। ठीक है, उसके बाद रो माइनस सिग्मा, रो मतलब इसकी रो माइनस सिग्मा मतलब बता देता हूँ कि ये सब क्या है, इनटू जी। अब बता रहा हूँ सब क्या है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये है वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बॉडी या जो भी नीचे गिर रहा है। रो क्या है और सिग्मा क्या है, इस पे देखिए। रो है स्फीयर का रेन ड्रॉप का है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो ये है, बता देता हूँ मैं। रो जो है, ठीक है, दिस इज स्फीयर की डेंसिटी, स्फीयर रेन ड्रॉप की डेंसिटी, और ये है आपकी फ्लूइड मतलब कि एयर की डेंसिटी। ठीक है, तो नेट डेंसिटी कितनी हो गई, जो रेन ड्रॉप जो बॉडी की डेंसिटी है माइनस एयर की डेंसिटी ओवरऑल। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, नेट डेंसिटी है। तो नेट डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना आता है, मास के बराबर आता है कि नहीं, मास, नेट मास ऑफ स्फीयर के बराबर आ जाए कि नहीं। और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू जी एम जी होता है, ये एम नेट मास इंटू जी हो गया। तो यही तो फोर्स है ना, यही तो नेट फोर्स था, और इसी को बैलेंस किया हमारे इसने। ठीक है, अब ये हुआ क्या, ये सब क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तुम्हारा रेन ड्रॉप है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है, एम जी मतलब इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप इनटू वॉल्यूम 4π/3 ए क्यूब। तो ये दोनों मिला करके एम हो गया इनटू जी। अब इसके ऊपर में एक बाइंड फोर्स लग रहा है, बाइंड फोर्स कितना लग रहा है, इसका लग रहा है वॉल्यूम, मतलब इसका इस पे जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो लग रहा है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4π/3 ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सिग्मा था इंटू जी। ठीक है, ये क्या है, बायंड फोर्स है, जिसके बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में फोर्स ऑफ बायंसी पढ़ा था। ठीक है, और ऊपर में क्या लग रहा है तुम्हारा, एक और चीज़ तो लग रही है ना ऊपर में, कौन सी फोर्स लग रही है, स्टोक्स लॉ का एफ, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार। ये कितना है, 6π नीटा ए वी के जगह टर्मिनल वेलोसिटी, तभी तो बैलेंस हो रहा है ना। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ओनली 1, इधर लिख लो, एफ एक्सटर्नल सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख लो, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस
रेन ड्रॉप स्फेरिकल बॉडी इज इक्वल टू 0 इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो इसके जगह टर्मिनल वेलोसिटी डाल दिए। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों के एफ को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। नीचे वाले फोर्स है रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब इंटू जी, दिस इज इक्वल टू ऊपर वाले फोर्स 6 पाई नीटा ए वी प्लस रो इंटू प्लस सिग्मा है ना, फ्लूइड बाइंड फोर्स है ये, 4π/3 ए क्यूब इंटू जी। ठीक है, अब दोनों को इसको इस वाले टर्म को उधर ले जाओ तो हो जाएगा रो इंटू 4π/3 ए क्यूब इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू 4π/3 ए क्यूब इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 6 पाई नीटा ए वी। तो अब इसमें रो और जी को कॉमन, रो और 4π/3 ए क्यूब को कॉमन ले लो, जी और 4π/3 को, जी इधर भी है जी इधर भी है, 4π/3 ए क्यूब 4π/3 ए क्यूब कॉमन ले लो तो 4/3 पाई ए क्यूब जी, इसको कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा रो माइनस सिग्मा, दिस इज इक्वल टू 6 पाई नीटा ए वी टी, वी के जगह टर्मिनल वेलोसिटी। यही फॉर्मूला बोला था कि नहीं, यही बोला था कि नहीं, आ गया कि नहीं अपने आप देख लो, यही था ना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। तो इससे टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाए कि नहीं यार, वी टी अगर मेरे को निकालना है तो अब तुम देखो पाई से पाई को उड़ा दो, ठीक है। अब ए से ए को उड़ा दो, ए से ए क्यूब को उड़ा दो तो ए स्क्वायर बन जाएगा इधर ए स्क्वायर, ठीक है। अब नीटा तो नीचे चला जाएगा और ये देखो 2 3 6 और ये 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये इधर हो जाएगा 2a² अपॉन 3 इंटू 3 इंटू जी इंटू यहाँ पे नीचे में ईटा नीचे में आ जाएगा, देखो ईटा इधर ऊपर में था इधर नीचे में आ जाएगा ईटा, और ये आ गया रो माइनस सिग्मा, दिस इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। आ गया कि नहीं फॉर्मूला। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2/9 a² g बाय नीटा इंटू रो माइनस सिग्मा। ये आ गया कि नहीं, ये आ गया कि नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं। तो 2/9 a² g सिग्मा माइनस नीटा अपॉन ईटा, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, आ गया कि नहीं। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वी टी डिपेंड्स अपॉन, देख करके बता दो, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, पहला a² मतलब स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बॉडी, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी अज्यूम करके, किस पे डिपेंड करता है, रो माइनस सिग्मा पे डिपेंड करता है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये डेंसिटी ऑफ बॉडी था स्फेरिकल बॉडी, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था मतलब कि जो एयर था आपका, ठीक है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ईटा पे, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये सब प्रोपोर्शनल का साइन है यार, ये सब प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है ना। तो ये सारों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ठीक है, दैट्स इट, राइट। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस, अब रेडियस दे दिया है 2 मिलीमीटर, फॉलोइंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल, ठीक है। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड पहले ही मेरे को दे दिया गया है, तो वी टी तुमको मालूम है, ठीक है। ये टेम्परेचर दिया गया है, तो तुमको विस्कोसिटी निकालना है, कंप्यूट द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुमको निकालना है। डेंसिटी ऑफ ऑयल तुमको दिया गया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये क्या हो गया, सिग्मा हो गया। डेंसिटी ऑफ कॉपर मतलब स्फेरिकल बॉडी जो है वो दे दिया तुमको, रो मिल गया और सिग्मा मिल गया, ठीक है। तुमको टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है और तुमको ए मिल गया है जो कि तुम्हारा रेडियस ऑफ स्फीयर है कि नहीं। तो तुमको ईटा ही तो निकालना है, तो फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। यही वाला फार्मूला जो तुम्हारा था इसी में डाल दो। फार्मूला क्या था, वी टी इज इक्वल टू 2/9 a² g
अपॉन नीटा रो माइनस सिग्मा। अब ईटा और इसकी पोजीशन को तुमको ईटा निकालना था, इसको इधर ले जाओ, वीटी को नीचे लिख दो। तो इसका मतलब इसके जगह अगर मैं यहाँ पे ईटा लिख दूँगा और यहाँ पे वीटी लिख दूँ तो चल जाएगा। तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2/9। ए स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर कितना था, 2 मिलीमीटर रेडियस है तो इसका स्क्वायर ले लो। तो 2 मिलीमीटर मतलब अब सबको ऐसा यूनिट में लिखो, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर 2/9 ए स्क्वायर इंटू जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रो माइनस सिग्मा, अब देख रहे हो तुम्हारा डेंसिटी ऑफ बॉडी 1.5 है, सॉरी डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो 8.9 है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1.5 है। तो 8.9 इंटू 1.5 माइनस कर लो, तो ये दोनों को माइनस करो तो 8.9 इंटू 10⁻³ माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो इसको 7.4 इंटू 10⁻³ लिख लो, ठीक है, आ गया ये। तो और अपॉन डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो ये इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं। तो इसको लिख लो 6.5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड सबको, क्योंकि हमको एसआई यूनिट में लिखना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सारे क्वेश्चंस में सबको एसआई यूनिट में लिख लो, सबको उसके स्टैंडर्ड यूनिट में लिख लो, तो कभी कोई एरर होने का चांस ही नहीं है। देखो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एसआई यूनिट में थी एक्सेप्ट द टर्मिनल वेलोसिटी, ये सेंटीमीटर में दे रखा था। तो अगर तुमको एक्चुअल करेक्ट आंसर निकालना है तो तुम्हें तो इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट होता है, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो वैसे करेंगे। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो तुमको कितना इतना आ जाएगा ईटा की वैल्यू, ठीक है। ईटा को हम लोग पास्कल सेकेंड में भी बोलते थे ना, ठीक है। इसका आंसर पास्कल सेकेंड 9.9 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.99 आ जाएगा। पास्कल सेकेंड बोल लो, जो बोलना है बोल लो, इसको 0.99 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड बोल सकते हो, या किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो। ऐसा यूनिट तीनों का सेम है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है ml-1 t-1 है। तो अगर इस लिहाज से अगर इसका यूनिट लिखोगे ऐसा यूनिट तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड आ जाएगा। इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड ऐसे भी बोल रहे थे, और इसको पास्कल सेकेंड भी बोल रहे थे। तो इन एसआई यूनिट इसके तीनों हो सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट, ऑल द 3 आर इक्विवेलेंट, ओके। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यही आंसर निकालना था। विस्कोसिटी पूछ रहा है मतलब कि तुमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, क्लियर। चलो अब यहीं तक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे सरफेस टेंशन का, ठीक है।